Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. हेलो एवरीबॉडी। आज जियो पॉलिटिक्स जिस तरह से शेप हो रहा है, जिसमें हम देख सकते हैं कंटिन्यूसली कि रशिया एक अहम रोल प्ले कर रहा है। रशिया ने हाल ही जिस तरह से डिफरेंट फ्रंट्स पर अपने पावर को शोकेस किया है और यूएसए के इन्फ्लुएंस को चैलेंज किया है, चाहे बात यूक्रेन का हो, ईरान का हो, नॉर्थ कोरिया हो या फिर इवन मिडिल ईस्ट में चल रही जितनी भी कन्फ्लिक्ट्स हो, यहाँ पर रशिया एक मेजर प्लेयर बनकर उभरा है। और इसके साथ हमने अभी हाल ही देखा कि किस तरह से रशिया ने ब्रिक्स की समिट को लीड किया, जहां पर ब्रिक्स करेंसी एक ऑल्टरनेटिव करेंसी सामने आ रही है विद रेस्पेक्ट टू डॉलर। क्योंकि अगर यूएसए की हेजेमनी को सही मायने में अगर आपको काउंटर करना है तो उसके लिए डॉलर के जगह पर एक ऑल्टरनेटिव करेंसी स्पेसिफिकली फॉर ग्लोबल मार्केट, फॉर ग्लोबल ट्रेड आपको रखना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये पुतिन का और पूरे ब्रिक्स नेशन का एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है अगर इसे सही मायने पर इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके साथ हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि किस तरीके से आज एक एशियन सेंचुरी की नींव रखी जा रही है। एंड इवन इस एशियन सेंचुरी की नींव में हमें कुछ मेजर पावर जैसे कि चाइना, जैसे कि इंडिया एंड इवन रशिया एज अ सुपर पावर उभरते हुए दिख सकता है। तो आइए इस लेक्चर में हम बात करते हैं कि क्या रशिया आने वाले वक्त का एक बहुत बड़ा सुपर पावर है। But before starting this lecture, I welcome you to Sri Ram's IAS, an institute serving the nation since 1985. And if you have not subscribed this channel so far, do subscribe and press the bell icon for more update regarding world affairs. दोस्तों, कोल्ड वॉर के टाइम पर रशिया यानी यूएसएसआर एक सुपर पावर था, लेकिन यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद रशिया को अपनी लॉस्ट पावर और इन्फ्लुएंस वापस लेने में काफ़ी वक्त लगा। लेकिन अब रशिया ने वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में अपना एक्टिव रोल फिर से शुरू कर दिया है। इस पूरी वीडियो में हम इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से रशिया अपना इन्फ्लुएंस एक्सपैंड कर रहा है और कैसे ये यूएसए की इन्फ्लुएंस को डायरेक्टली चैलेंज भी कर रहा है। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन वॉर को 3 साल होने को है और इसके साथ ये पिछले कुछ डिकेड्स का सबसे बड़ा और लंबा कॉन्फ्लिक्ट रहा है। इसके साथ रशिया का इन्वेजन ऑफ यूक्रेन सिर्फ एक लैंड ग्रैब नहीं है, इट्स अ सिंबल ऑफ रिक्लेमिंग लॉस्ट इन्फ्लुएंस। क्योंकि यूक्रेन रशिया का नेबर है और हिस्टोरिकली इनका काफ़ी डीप रिलेशनशिप रहा है। रशिया यूक्रेन को अपने इन्फ्लुएंस जोन में देखता है। अब अगर हम यूएसए के पर्सपेक्टिव से देखें तो नेटो एक्सपेंशन के जरिए वो रशिया के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ रहा था और यूक्रेन उसका पोटेंशियल टारगेट था। तो रशिया ने इस चीज को एक थ्रेट की तरह देखा और इसलिए रशिया ने यूक्रेन में अपनी मिलिट्री इंटरवीन की। इस कन्फ्लिक्ट से रशिया ने वेस्ट को ये मैसेज दिया कि वो अपना इन्फ्लुएंस जोन में कोई इंटरफेरेंस टॉलरेट नहीं करेगा। और देखो, इन सब के साथ रशिया ने इस इन्वेजन के थ्रू अपनी मिलिट्री पावर को यहां पर शोकेस किया है और यहां वेस्ट ने भी सैंक्शंस के जरिए रशिया को वीक करने की कोशिश की है। लेकिन रशिया ने भी ऑयल एक्सपोर्ट्स और एनर्जी सप्लाईज के थ्रू यूरोप पर प्रेशर बिल्ड किया है। सो इट्स लाइक अ चेस गेम वेयर रशिया इज चैलेंजिंग यूएसए एंड यूरोप इन देयर ओन बैकयार्ड। चलिए अब हम बात करते हैं ईरान की। रशिया और ईरान के रिलेशनशिप भी रिसेंट कुछ ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा डीप हुए हैं और इसके साथ ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी आए हैं। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है ईरान और रशिया दोनों के इंटरेस्ट अलाइन होते हैं, स्पेशली इन द मिडिल ईस्ट रीजन, जहां दोनों एंटी यूएसए इन्फ्लुएंस को सपोर्ट करते हैं। और हाल ही हमने देखा कि किस तरीके से जो ओवरऑल मिडिल ईस्ट में कन्फ्लिक्ट्स बढ़ी है, स्पेसिफिकली जो एस्केलेशन बढ़ा है खास करके ईरान और इसराइल के बीच में, कंटिन्यूसली एक दूसरे को ये थ्रेट मान रहे हैं और दोनों के ही तरफ से कंटिन्यूसली अटैक्स भी चल रहे हैं। हालांकि अभी तक नौबत फुल स्टेक वॉर का नहीं हुआ है, अभी तक जो वॉर है वो बड़े स्टेज पर नहीं गया है। तो इसकी पॉसिबिलिटीज है कि आने वाले वक्त में इजराइल और ईरान के बीच में एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो सकता है, एक डायरेक्ट वॉर हो सकता है। तो इसलिए यहां पर रशिया एक अहम प्लेयर बन के आता है क्योंकि कंटिन्यूसली रशिया ने ईरान को सपोर्ट प्रोवाइड किया है। और हाल ही हमने देखा कि किस तरीके से पिछले दिन जब इजराइल ने एक बड़े लार्ज स्केल पर अटैक किया तो यहाँ पर रशिया ने इंटेलिजेंस पहले ही प्रोवाइड कर दिया था ईरान को, जिससे ये अटैक को ईजिली यहाँ ईरान ने ऑलरेडी, आप ऐसा कह सकते हो, कि डिफेंड कर लिया।
और देखो इसके साथ दोनों ही कंट्री के बीच, रशिया और ईरान के बीच में कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक और डिफेंस जो टाइज हैं वो काफ़ी तेज़ी से स्ट्रांग हो रहे हैं। स्पेकुलेशन तो इस बात का भी आया था कि रशिया ने ऑलरेडी ईरान को न्यूक्लियर वेपन प्रोवाइड कर रखा है। और देखो इन सभी चीजों की वजह से यूएसए के लिए ये एक हेडेक बन गया है, क्योंकि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आने का मतलब है मिडिल ईस्ट में पावर डायनामिक्स काफी शिफ्ट हो जाएंगे और इजराइल और यूएसए के लिए एक और थ्रेट इमर्ज हो जाएगा। और देखो इन सारे कारणों की वजह से हम ये चीज कह सकते हैं कि रशिया का स्टैंस ये शो कर रहा है कि किस तरीके से वो मिडिल ईस्ट के मैटर्स में अब और एक्टिव रोल चाहता है और यहां पर लेना चाह रहा है। और ये यूएसए के लिए डायरेक्ट चैलेंज बन सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट हिस्टोरिकली यूएसए के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आता था। रशिया नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के कन्फ्लिक्ट के बीच में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। नॉर्थ कोरिया और रशिया के टाइज हाल ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुए हैं। स्पेसिफिकली हमने देखा था कि किस तरीके से पुतिन विजिट किए थे नॉर्थ कोरिया और उनके बीच में एक तरीके से एक डिफेंस पैक्ट भी साइन हुआ है, जहां वो एक दूसरे को मिलिटरीली सपोर्ट कर रहे हैं। आज के वक्त हम देख सकते हैं कि किस तरीके से एक लार्ज नंबर में जो ओवरऑल नॉर्थ कोरियन ट्रुप्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, वो आज के वक्त में यूक्रेन में जाके लड़ रहे हैं। और कुछ ऐसा ही यहां पर साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के कन्फ्लिक्ट के बीच में भी हमें दिख सकता है कि रशिया यहां पर डायरेक्टली सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है नॉर्थ कोरिया को। और हम ये जानते हैं कि किस तरीके से साउथ कोरिया में कई सारे यूएसए के ऑलरेडी मिलिट्री बेसिस हैं और जिसे नॉर्थ कोरिया एक बहुत बड़ा थ्रेट मानता है। तो इसलिए हमें यह चीज देखने को मिल सकता है कि आने वाले वक्त में रशिया नॉर्थ कोरिया को बहुत बड़े पैमाने में मिलिट्री और वेपन से यहां मदद कर सकता है। और इन सबके साथ देखो ये सारे कन्फ्लिक्ट्स में रशिया एक मेजर रोल प्ले तो कर रहा है। इसके साथ इवन जो इकोनॉमी और वर्ल्ड ट्रेड के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहां पर भी रशिया ब्रिक्स कंट्रीज को हाल ही लीड करते हुए है, जहां पर हमने बात किया ब्रिक्स करेंसी के बारे में कि किस तरीके से यूएसए और स्पेसिफिकली उसके डॉलर की हेजीमनी को काउंटर करने के लिए हम ब्रिक्स करेंसी की तरफ जा रहे हैं। और देखो ये सारा कुछ डेवलपमेंट आने वाले वक्त में एक अलग ही जियोपॉलिटिकल एरिना को सेट करेगी, जहां पर हम देखेंगे किस तरीके से ये एक एशियन सेंचुरी की शुरुआत और नींव रखेगी। और देखो जहां तक बात है रशिया एज अ सुपर पावर निकलकर सामने आने का, तो डेफिनेटली रशिया एक सुपर पावर ऑलरेडी है जब बात आती है मिलिट्री की। और इसके साथ देखो बाकी रेस्पेक्ट में भी हम बात करेंगे आज के वक्त में मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ, ना कि यूनिपोलर वर्ल्ड। जैसे हमने देखा कि यूएसए की हेजेमनी किस तरीके से ऑल अराउंड दी वर्ल्ड बनी हुई थी, बल्कि देखो अब बात करनी चाहिए यूनिपोलैरिटी से मल्टीपोलैरिटी की तरफ में, जहां पर कोई एक लीड ना करे, सारे लीड करे। और इसके साथ उन कंट्रीज की भी वॉइस को आगे लाया जाए जिनकी आवाज सामने नहीं आ पाती है, वो सारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की भी यहां पर बात रखी जाए। और देखो आने वाले वक्त में कन्फ्लिक्ट्स कमने चाहिए एंड पीस एंड प्रोस्पेरिटी बढ़नी चाहिए। यही हम सबका मकसद होना चाहिए और यही ह्यूमन काइंड के लिए अच्छा है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर एंड फॉर मोर स्टे कनेक्टेड विद श्रीराम्स IAS।